हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद सुधीर। दिस इज योर ओन डिजिटल क्लासरूम। आज हम आईएससी स्पेसिमेन पेपर 2024 का ग्रामर पोर्शन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कॉम्पोजिशन के ऊपर जो मैंने काफी इंपॉर्टेंट वीडियो किया था उसको देख लिया है, क्योंकि उसमें काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो लेट्स डिस्कस ग्रामर का थर्ड क्वेश्चन, जो कि 15 मार्क का है। आपके 10वीं कक्षा में 20 मार्क का होता था, इसमें 15 मार्क का है। बेसिकली टेंसेस, प्रेपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इन तीनों के ऊपर 5-5 मार्क के आपके पास 15 मार्क के क्वेश्चंस हैं, और ये 15 मार्क आपके पॉकेट में होने चाहिए। इस पर आप गलती नहीं कर सकते, गलती करनी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉम्पोजिशन वगैरह में आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। और कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, उसके बारे में चर्चा हम अलग से करेंगे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि एक पूरा सा एक बड़ा सा डबल डेकर का वीडियो बना दूं, छोटे छोटे वीडियोस बनाओ ताकि आप हर चीज को क्लिनिकली सेपरेटली टारगेट करो। यही आपकी कोशिश होनी चाहिए, ताकि व्हेन यू टारगेट एवरीथिंग सेपरेटली इट बिकम्स दैट मच मोर इजियर, क्योंकि 11वीं और 12वीं कक्षा में आपके पास बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं हैंडल करने को, बी इट इन साइंस, पीसीएमबी या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज। सो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है, और उन्होंने पहला सेंटेंस दिया हुआ है, द हेवी शावर्स ऑफ रेन रिवाइव्ड द प्लांट्स, यानी कि बारिश होने से प्लांट्स फिर से उग गए, उनको जीवित कर दिया। द प्लांट्स वर रिवाइव्ड बाय द हेवी शावर्स ऑफ रेन। तो बेसिकली एक्टिव टू पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस जो बेसिक रूल्स आपने 9th एंड 10th क्लास में पढ़े थे, उन्हीं को फिर से इस्तेमाल करना है ट्रांसफॉर्मेशन में। इसमें द डिफरेंस इज दैट पहले आपको ऑप्शंस दिए जाते थे, 4 ऑप्शंस दिए जाते थे 10वीं कक्षा में, एटलीस्ट इन द लास्ट 2 इयर्स। उससे पहले ऑप्शंस नहीं दिए जाते थे, ऐसे ही होता था। तो यहां पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपको खुद बैठ के लिखने पड़ेंगे। टिक मार्क करने का समय बंद हो गया। ओके, सो शी डिड नॉट गेट द जॉब इवन दो शी हैड ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। उसके पास सभी क्वालिफिकेशंस थी, डिग्री सर्टिफिकेट थी, एवरीथिंग वाज देयर, लेकिन उसके बावजूद उसको नौकरी नहीं मिली। तो इसको शुरुआत करनी है इन स्पाइट ऑफ से। ओके, so in spite of having all the necessary qualifications, comma, she did not get the job. comma is important, comma लगाना जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क कट सकते हैं। तो इसमें गलती क्या कर सकते हैं काफी लोग, आप लिख सकते हैं in spite of all the necessary qualifications she did not get the job, लेकिन गलती ये होगी कि यहां पर वर्ड had है, having, okay, she had, so which is a thing of उसके पास था, उसके पास क्वालिफिकेशंस थी, उसके पास का सेंस है। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैं लिखूं क्या, या आप समझ लेंगे? मेरी हैंडराइटिंग माशा अल्लाह है फिर। ओके, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस, मैं सिर्फ क्यों लिख रहा हूं, कॉमा, शी डिड नॉट गेट द जॉब, फुल स्टॉप। तो ये होगा। सो इसमें हैविंग पर आप ध्यान दीजिए बिकॉज ऑफ दिस, एंड कॉमा पर ध्यान जरूर दीजिए। ओके, शी डिड नॉट नो दैट द कोर्स ऑफ, सो एक्टिव पैसिव, in spite of, despite having, right? इसको despite से शुरू करना होता तो despite having all the necessary qualifications she did not get the job होता। okay, तो despite, in spite of, इन सभी पे प्रैक्टिस कीजिए। no sooner than, then, little did she know, या hardly, या barely, scarcely, इन सभी चीजों के साथ ट्रांसफॉर्मेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। प्लीज प्रैक्टिस ऑल दिस। सो जो आपने 9th एंड 10th में किया था उसी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन इसका लेवल शायद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हालांकि स्पेसिमेन पेपर में ज्यादा कुछ कठिन सवाल नहीं पूछे गए हैं। पिछले साल 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में पेपर बहुत ही आसान था। इट वॉज ऑफ द क्लास 10 लेवल, ओके, इट वॉज नॉट ऑफ द आईएससी क्लास 12 लेवल। तो आपको इतना घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। शी डिड नॉट नो दैट द कोर्स ऑफ हर लाइफ वॉज अबाउट टू चेंज। यहां पर शुरुआत करनी है आपको लिटिल से, कि लिटिल के बजाय बेयरली भी हो सकता था। सो लिटिल डिड शी नो, तो हमेशा लिटिल के बाद ये जो वर्ब है इमीडिएटली लिटिल के बाद ही आएगा। लिटिल डिड शी नो, ओके, that
द कोर्स ऑफ हर लाइफ वाज अबाउट टू चेंज। ओके, मैंने यहां पे लिख दिया, कहीं मैं कंफ्यूज ना हो जाए। लिटिल डिड शी नो दैट द कोर्स ऑफ हर लाइफ वाज अबाउट टू चेंज, बिकॉज़ जब बोर्ड पे लिखते हैं कभी कंफ्यूजन। सो लिटिल डिड शी नो, कॉमा नहीं आएगा इसके बाद, दैट द कोर्स ऑफ हर लाइफ वाज अबाउट टू चेंज। दैट इज उसको बिल्कुल भी मालूम, उसको मालूम ही नहीं था, ओके, दैट उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ओके, दीना स्टार्टेड कुकिंग इमीडिएटली अपॉन द अराइवल ऑफ द गेस्ट। नाउ इसमें क्या होगा, एज सून एज गेस्ट क्या हुए हैं, उसके घर पर पहुंच चुके हैं, जैसे ही उसके घर पर पहुंचे दीना ने खाना बनाना शुरू कर दिया इमीडिएटली। सो एज सून एज द गेस्ट अराइव्ड, सो एज सून एज द है, राइट, एज सून एज द guest arrived, comma is important, please remember this, I'm going on emphasizing it. As soon as the guest arrived, Dina started cooking, full stop। आप बोलेंगे अरे सर आपने immediately मिस कर दिया। immediately इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि as soon as conveys a sense of immediacy, कि जैसे ही उसके घर पर मेहमान आए दीना ने खाना बनाना शुरू कर दिया। तुरंत लिखने की क्या जरूरत है, जैसे ही का मतलब तुरंत को कन्वे करता है, समझे, जैसे ही आए कर दिया तो तुरंत बिकम्स अननेसेसरी वर्ड। ओके, नाउ इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, नो सूनर द गेस्ट अराइव्ड देन दीना स्टार्टेड कुकिंग। ओके, तो आपको ये एज सून एज के बजाय नो सूनर से भी आपको शब्द सेंटेंस, no sooner did the guests arrive than Dina started cooking। Okay, no sooner did the guests arrive than did the guests arrive than Dina started cooking। Okay, तो समझ में आ गया। So that will be, अगर आपको no sooner than से शुरू करना है तो। R.K. Narayan is the most influential Indian novelist who writes in English। ये पता नहीं क्यों इन्होंने इसमें क्यों लिखा है, when R.K. Narayan is no more, so it should be was। No other Indian novelist who writes in English, okay, इसको मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, who writes in English is as influential। तो यहां पर मोस्ट का इस्तेमाल मत कर दीजिए, इज एज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल करेंगे तो गलत होगा, तो इसमें मोस्ट मोर लिखने की जरूरत नहीं है। is as influential as R.K. Narayan। No other Indian novelist who writes in English is as influential as R.K. Narayan। Okay, until my mother comes home I cannot go out to play football। जब तक मेरी मां वापस नहीं आती है घर, मैं बाहर फुटबॉल खेलने के लिए नहीं जा सकता हूं। I can go, तो अभी क्या था, now the situation is changed, कि कब जा सकता हूं, I can go, किस लिए, I can go out to play football। okay, I can go out to play football only until, until का मतलब जब तक, तो तभी मैं जा सकता हूं, only when my mother comes home। okay, my mother comes home, ये समझ में आ गया। I am writing it like this, so this is 1, this is 2, 1 2। so I can go out to play football only when my mother comes home। समझ में आ गया ना। आप में से कुछ लोग बोलेंगे ओनली आफ्टर नहीं हो सकता है क्या, ना आफ्टर तब होगा मेरी मां के आने के बाद। यहां पर क्या है, अंटिल, जब तक, उस समय तक की बात की गई है, उसके बाद की बात नहीं की गया। अंटिल का मतलब है जब तक मेरी मां नहीं आती है, राइट। तो ओनली व्हेन, तो व्हेन ऑल्सो कन्वेज की तब तक, तभी मैं बाहर जा सकता हूं फुटबॉल खेलने के लिए। सो ओनली व्हेन विल बी मोर अप्रोप्रिएट देन ओनली आफ्टर। आफ्टर कन्वेज उसके बाद, ये तब की बात हो रही है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू प्रेपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स। आपके इसमें फ्रेजल वर्ब्स डेफिनेटली पूछे जाएंगे। फ्रेजल वर्ब्स को लर्न करने का तरीका क्या है, लर्न करने का तरीका क्या है? लर्न करने का तरीका यह है, मैंने YouTube पे 6 वीडियोस डाल रखे हैं, फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम A to Z। आप उन वीडियोस को देख लीजिए, उन शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए इन द वे यू स्पीक, इन द वे यू राइट, व्हाटएवर, राइट।
आप उन वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी का पार्ट बना लीजिए। रट्टा मारेंगे, याद नहीं हो पाएगा। लेट मी गिव यू अ गारंटी, वो नहीं हो पाता है। लास्ट ईयर जब भी हम अश्विन कोर्स में करते हैं उसमें काफी मैंने इनफैक्ट अश्विन कोर्स वगैरह में मैं 10वें के लेवल का 11th एंड 12th का भी करा देता था, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक फ्रेजल वर्ब्स, ताकि 11th और 12th में लोगों को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सो दैट इज समथिंग विच यू कुड लुक एट इन टर्म्स ऑफ द वीडियोस। और फ्रेजल वर्ब्स में बुक्स वगैरह आती हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ के रटने में नहीं होगा। आपको उन फ्रेजल वर्ब्स को अपनी वोकैबुलरी का भाग बनाना पड़ेगा, तभी वो एक तरह से यू विल गेट कंफर्टेबल विद यूज ऑफ दोस फ्रेजल वर्ब्स। कि कहां पर रन के साथ रन इनटू का क्या मतलब है, रन आउट का क्या मतलब है, रन ऑफ का मतलब क्या है, रन डाउन का मतलब क्या है। मैंने कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे किए हैं, सभी फ्री है, प्लीज उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन नीड्स टू बी टर्न डैश एज इट इज टू लाउड। बहुत जोर की प्ले कर रहा है, सो व्हाट डज इट नीड टू डू? टर्न डाउन, यानी कि उसको वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टर्न डैश जस्ट व्हेन ही नीडेड द मोस्ट। जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसको एक सुनहरा मौका मिला। ओके, क्या मिला? मौका मिला। तो यहां पे क्या होगा? टर्न अप, कि उस समय उसको वहां पर मौका मिला। थर्ड, सिंस आई हैव ए टेरिबल टूथएक आई कैन नॉट पुट डैश गोइंग टू द डेंटिस्ट एनी लॉन्गर। यानी कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, अभी मैं डेंटिस्ट के पास जाना और पोस्टपोन नहीं कर सकता है। व्हाट डू यू डू इट? पुट ऑफ, यानी कि मैं और पोस्टपोन नहीं कर सकता। यहां पर इसका मतलब है, पुट ऑफ का मतलब है इट इज इन सेंस ऑफ पोस्टपोन। आई कैन नॉट पोस्टपोन गोइंग टू द डेंटिस्ट एनी लॉन्गर। सो पुट ऑफ का मतलब ये होता है। नाउ पुट ऑफ का अर्थ दूसरे तरीके में होता है, आई मीन ही इज सच अ पुट ऑफ, कि वो इतना गंदा आदमी है, इतना घटिया आदमी है, अब डींगे मारता रहता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे को ये टाइटल है, मेरा वो टाइटल है, मैं ये हूं एंड ऑल दैट। तो ही सच अ पुट ऑफ, मैं उसको सहन नहीं कर पाता, उसकी जो डींगे मारने की आदत है। प्लीज पुट डैश योर कोट बिफोर गोइंग आउटसाइड एज इट इज कोल्ड। प्लीज पुट, ये तो सिंपल है, पुट ऑन योर कोट, यानी कि अपना कोट पहनो बाहर जाने से पहले। शी ड्रॉप द प्लेट एंड इट ब्रोक डैश टाइनी पीसेस। ब्रोक, स्प्लिट, दोनों का उसमें इट विल दिस थिंग। नाउ सम पीपल में से रन इनटू तो तब बोलते हैं जब किसी के अंदर घुस रहे होते हैं, यस, बट ये फ्रेजल वर्ब है। सो ब्रेक इनटू पीसेस, स्प्लिट इनटू 4 पीसेस, सो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ब्रोकन। शी ब्रोक, अब यहां पे फिर से ब्रेक है, तो इस तरह का काफी आपको क्वेश्चंस आएंगे जब सेम शब्द होगा और आपको अलग अलग यूज करना पड़ेगा। एक चीज की गारंटी है, इसमें सेम प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। सो शी ब्रोक डैश ऑन रिसीविंग द न्यूज ऑफ हर ग्रैंडफादर्स डेथ, यानी कि उसके दादाजी या नाना जी की मृत्यु हो गई, वो खबर सुनते ही वो रो पड़ी। सो यहां पर यूज होता है ब्रोक डाउन। ओके, शी वॉज वेयरिंग ए ब्यूटिफुल नेकलेस मेड डैश सिल्वर, यहां पर होगा मेड ऑफ। जब बेसिक रॉ मटेरियल का चेंज नहीं होता है तब आप उसको ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ सिल्वर, बिकॉज चांदी है, चांदी ही दिखती है। लेकिन अगर किसी फर्नीचर की बात कर रहे हो तब लकड़ी होती है, टीक वुड होता है, रोज वुड होता है, या कोई और किस्म की सैंडलवुड होता है, उससे आप किसी फर्नीचर को बनाते हैं, सोफा बनाते हैं या कोई रॉकिंग चेयर बनाते हैं, तो वो लकड़ी है लेकिन उसका जो बेसिक शेप वगैरह है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है, तो उस केस में इट विल बी मेड फ्रॉम वुड। दिस पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। ओके, दिस डिश, और जब खाने की बात हो तो आप इस्तेमाल करेंगे विद। दिस डिश इज मेड विद चिकपीस, टोमेटोज एंड हर्ब्स। दिस इश्यू वॉज ब्रॉट टू माई नोटिस। ये जो मुद्दा था ये मेरे सामने लाया गया, मेड ब्रॉट टू माई नोटिस वेरी लेट। द चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू ट्रीट पीपल विद काइंडनेस, ब्रॉट अप, दैट they brought up the children. The grandparents were the ones, because the parents were very busy, the grandparents were the ones who brought up the granddaughter, right? So brought up. So यहां पर I hope ये क्लियर हो गया, काफी ज्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी तभी हो पाएगा। ओके, लास्ट चलते हैं टेंसेस के ऊपर। टेंसेस का क्या किस्सा है ऐसा, और टेंसेस में एक फंडा हमेशा याद रखो, पूरे पैसेज को पढ़ो। ये नहीं कि पहला लाइन पढ़ा, पहले लाइन का 4 वर्ड्स पढ़े और आपने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया।
बिकॉज आपको उस पैराग्राफ के अंदर ही, उस पैसेज के अंदर ही आपको एक हिंट मिल जाएगा कि इसमें कौन सा टेंस का इस्तेमाल करने की जरूरत है। ओके, सो यहां पर आप देखें, एज आई वॉक डाउन द स्ट्रीट आई डैश दैट द सन ब्राइटली इन द स्काई, बर्ड्स चर्पिंग एंड द ट्रीज वर स्वेइंग। तो यहां पर देखिए इन्होंने इसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह नहीं इस्तेमाल किया गया है। तो दिस इज योर बिग हिंट, दिस इज योर बिग हिंट, दिस इज योर फर्स्ट हिंट। तो ये और ये दो वर्ड्स ऐसे हिंट हैं कि पुरानी बात हो रही है, जब वो एक गली से निकल रहा था, स्ट्रीट से निकल रहा था, तो पुरानी पास्ट टेंस की बात है। लेकिन पास्ट टेंस में वो क्या हो रहा है उसको उसने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ड स्वेइंग में यहां पर डिस्क्राइब किया है। तो ये आपके लिए एक हिंट रहेगा। तो हमेशा पूरा पैसेज पढ़िए एंड लुक फॉर दिस काइंड ऑफ हिंट्स, जिसको कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में नहीं लिखा गया है। एज आई वॉक डाउन द स्ट्रीट आई नोटिस्ड, बिकॉज पास्ट टेंस की बात हो रही है, दैट द सन, ओके, क्या हो रहा था, वॉज शाइनिंग, बिकॉज सूरज निकला हुआ था, इट वॉज शाइनिंग ब्राइटली, यू नो द सेम थिंग। बर्ड्स, ट्रीज वर स्वेइंग, सो बर्ड्स वर chirping and the trees were swaying gently in the breeze. So you are having the same tense throughout. Past tense में है, लेकिन past tense में क्या हुआ, उसको तीनों को उसने present continuous में डाल रखा है। Okay, the sun was shining brightly in the sky, the birds were chirping and the trees were swaying. तो ये तीनों के तीनों इधर से फॉलो होते हैं, पुरानी बात हो रही है। उसके बाद I decided, और यहां पर क्या आप नोटिस कीजिए, ये टू काफी महत्वपूर्ण है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एवरी वर्ड पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आई डिसाइडेड टू स्टॉप एट ए कैफे एंड, अब यहां पर गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पर ऑर्डर्ड लिख देंगे, लेकिन यहां पर सेंस क्या है, आई डिसाइडेड टू स्टॉप एंड ऑर्डर। आई मीन टू का जरूरत नहीं है, फिर से टू ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। तो द टू जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है कि रुका और ऑर्डर किया, ऑर्डर्ड नहीं होगा। ओके, अगर यहां पर डिसाइडेड टू नहीं होता, अगर ये दोनों वर्ड्स नहीं होते, बाय चांस आई स्टॉप्ड एट ए कैफे एंड ऑर्डर्ड ए कप ऑफ कॉफी होता। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो एवरी वर्ड डिसाइड्स हाउ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी फॉर्म्ड। ओके, इसको ये आई मीन काट दो। ओके, द वेटर ने क्या किया, नाउ ही इज अगेन बैक टू द पास्ट टेंस। द वेटर greeted me warmly and took my order while waiting, जब मैं उसका इंतजार कर रहा था, इजी है, for my coffee I pulled out my notebook, मैंने अपना नोटबुक निकाला and started writing. I jotted down ideas for this thing, scribbling furiously as the words poured out of me. Okay, I jotted, past tense में this thing scribbling, because this is like, you know, what I am doing which is in the continuous tense. Scribbled नहीं होगा ना, scribbling furiously as the words poured out of me. As I reached for the cup I found that it, now as I reached for the thing, you are talking of an incident, उस समय पर उससे पहले क्या हुआ, it had disappeared. Okay, ये उससे भी पुरानी बात है। This is going into a tense which is even before the past tense, therefore had disappeared. Suddenly everything disappeared and I woke up. Now this again comes back to the past tense. I woke up to my noisy alarm. So this is how you will write this thing. Again, not a very complex, but what you need to do is to look at every part of the passage very carefully. Use the 15 minutes in order to read the passage carefully, ताकि आप जल्दबाजी में कोई गलती ना करें। बिकॉज जो लिखने के टाइम में आपको कॉम्पोजिशन में, कॉम्प्रिहेंशन में, प्रपोजल वगैरह में काफी समय लग जाएगा। तो अगर आप 15 मिनट में ये सब आप देख लेंगे, ध्यान पूर्वक देख लेंगे, तो आपको आसानी होगी फाइनली अटेम्प्ट करने में। सो प्लीज रीड इट एंड सी वेदर इट इज काइंड ऑफ फिटिंग इन, किसी वर्ड को आप इग्नोर तो नहीं कर रहे। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो वेयर वी आर डेल्ट विद द ग्रामर पार्ट। 15 मार्क इज समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली try to make it 15 out of 15, then आपका overall score in the English language paper उतना ही ज्यादा उत्तम होगा। ओके,
उत्तम हो जाएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब टू द चैनल।